दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अबूज़र ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है अबूज़र गिल। आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं वो है मेजर गौरव आर्या, जो कि जिन्होंने पाकिस्तानी लोगों से बात की है। तो उस टाइटल है मेजर गौरव आर्या स्पीक्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो आज हम ये वाली वीडियो देखेंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को हम कंप्लीट देखेंगे और लास्ट पे मैं अपना रिएक्शन दूंगा। तो वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, सलाम। आज मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त, पाकिस्तानी भाई बहन से मुखातिब हूं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बड़े दिन हो गए हमने आपस में बात नहीं करी। बस यही गाली गुफ्तारी का सिलसिला चलता रहता है। कुछ आप हमें देते हैं, कुछ हम आपको देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम आपसे बात करें और आपको कुछ बताएं। और जो भी हम आपको बताएंगे वो हम पुख्ता तौर पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उसकी जाँच करने के बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट करा था जिसमें मैंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा की प्रॉपर्टीज़ की एक फहरिस्त ट्विटर पे डाली थी कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, और ख़ुद उनमें जनरल साहब ने साइन करा था, क्योंकि एक सेल्फ डिक्लेरेशन था ये। तो जनरल साहब ने साइन करा कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो फिर वो पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट मैंने वहाँ पर डाली, जिसमें दिखाया कि उनकी करीब 10-15 प्रॉपर्टीज़ हैं और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी उनकी, यानी कि जायदाद जितनी भी थी जनरल साहब की, वो उसके पैसे कम लगाए गए थे। तो आप में से कई लोग हैं ट्विटर पे आए और वही बुरा भला कहना कि गलत है, प्रोपेगेंडा है, और इंडिया वाले हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, और ये सब वगैरह। ठीक है, आपको भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, आपकी मर्ज़ी है। ये हम तो आपको फोर्स नहीं कर सकते, इसमें हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी बात माने। लेकिन हम आपको कुछ और बातें बोलना चाहते हैं आज। यही आपके प्यारे जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके रिश्तेदार हैं। ये पहली चीज़। ये सीपैक अथॉरिटी के, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी के ये चेयरमैन भी हैं, और ये एडवाइज़र तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं मीडिया अफेयर्स के। तो ये तो उनका प्रोफाइल है। तो सब बैजको करके कंपनी है, BAJCO, बाज से बाजवा से BAJ और CO कंपनी, बाजवा कंपनी, बैजको करके कंपनी है। मिडिल ईस्ट में ये करती है रियल एस्टेट का बिजनेस। ये धंधा इसका रियल एस्टेट का मिडिल ईस्ट में चलता है। लेकिन अमेरिका में एक शहर है नाइल, ओहायो स्टेट का शहर है। ये बड़ा प्यारा सा शहर है। वहां पे बैजको क्या काम करती है, 125 इनके रेस्टोरेंट्स हैं पापा जॉन के, 125 रेस्टोरेंट्स। और उसके अलावा इनके 25 और मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि अमेरिका में, जो कि कनाडा में, हर जगह फैले हुए। पापा जॉन ये जो ब्रांड है, उसके सबसे बड़े सिंगल फ्रेंचाइजी ओनर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा। अब देखिए साहब, आपका जनरल आप जाने, ठीक है साहब, आपका जनरल आप जाने। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई कराची में कोई आदमी जो है, बुजुर्ग, वो गुहार लगाता है, वो परेशान होता है कि साहब हमारे यहाँ पानी नहीं होता, हमें टैंकर माफिया से पानी खरीदना पड़ता है, या कोई बुजुर्ग खवातीन हैं जो ये कहती हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है कराची में, ये परेशानी है। तो इसमें सिर्फ जो आपका निज़ाम है, सिर्फ निज़ाम की गलती नहीं है। आप सिर्फ निज़ाम को गुनहगार ना समझें। सिर्फ ये बात नहीं कि जो कराची में 5 कोर है, 5 कोर का जो कमांडर है उसने पैसा खा लिया टैंकर माफिया से, इसलिए आपका पानी नहीं आता और बिजली नहीं आती। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं। बात ये है कि इसमें कुछ आप लोगों की भी गलती है, और ये जो आपकी गलती है,
ये जो जिसको हिंदी में हम लोग पाप कहते हैं ना, सिन, गुनाह, ये आपके गुनाह हैं जिसका आप खामियाजा भुगत रहे हैं। कैसे गुनाह है? सब गुनाह इस तरीके से हैं कि आपके अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है दिल में, इंडिया के खिलाफ जो नफरत है, हिंदू आ जाएगा, खा जाएगा, इंडिया आ जाएगी, अटैक कर देगी, उसी का फायदा आपके जनरल उठाते हैं। कैसे? सब इंडिया अटैक कर देगी, 370-35 से कश्मीर से हट गया है, अब हमें जिहाद लड़ना पड़ेगा। किसने बात बोली थी? जनरल कमर जावेद बाजवा ने। नतीजा क्या हुआ? इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। बेवकूफ कौन बना? आप बने ना। अब कहां है कमर जावेद बाजवा साहब? वो तो कह रहे थे 1 साल से कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया खा जाएगा हमें, इंडिया निगल लेगा पाकिस्तान को। कौम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। अब आप एक बात बताएं साहब, कौन से नाजुक दौर से गुजरे आप? आपके अगर यहां बिजली नहीं आती और पानी नहीं आता, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, अजीत डोभाल इसके जिम्मेदार हैं, मैं इसका जिम्मेदार हूं, कोई और जिम्मेदार है? कौन? पर आपके अंदर इतने सालों से 3 पुश्त हो गए आपके, ठीक है, 1947 की बात से कर रहा हूं मैं, 72 साल हो गए, 3 पुश्तें पाकिस्तानियों की चली गई, चौथी पैदा हो गई है। सबके अंदर इतनी नफरत भर दी है और उस नफरत का फायदा आपके जनरल्स उठा रहे हैं। भरिए नफरत। मेरे घर में पानी भी आ रहा है और मेरे घर में बिजली भी आ रही है, और हिंदुस्तान के ज़्यादातर घरों में पानी और बिजली आ रही है, ठीक है, आती है जाती है, लेकिन कोई टैंकर माफिया ना लोगों को लूट नहीं रहा। ये 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको मुंबई कहते हैं। मुंबई वालों से पूछिए लोड शेडिंग, मुंबई वालों ने सुना ही नहीं होगा ये वर्ड। आप किसी मुंबई वाले से पूछिए भाई लोड शेडिंग क्या होती है, वो ब्लैंक लुक देगा आपको। उसने बिजली जाते ही नहीं देखी कभी। कहाँ कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, तब बात ठीक है, लेकिन लोगों ने उम्र बिता दी मुंबई में, आज तक बिजली जाते हुए नहीं देखी उन लोगों ने। और ये आपके लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अब हिंदू से भी तो नफरत करनी है ना, इंडिया से भी तो नफरत करनी है, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये भाई साहब कोर कमांडर थे, बाजवा साहब, आपके असीम बाजवा साहब, जो अभी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, ये भाई कोर कमांडर थे। तो बलूचिस्तान में भाई ने करवाई कार रैली। कार रैली करवाने के बाद इन्होंने क्या करा कि वहां पे गाड़ियां आई, तो आई भाई गाड़ियां अंदर, 2 गाड़ियां वापस नहीं गई। उनमें से जो इंपोर्टेड कार थी, बलूचिस्तान में किसने कार रैली करवाई? ये कोर कमांडर थे। इन्होंने बोल दिया कि चलो कार रैली होगी। अब किसने आइडिया दिया? बाद में पता लगा कि साहब ये आइडिया आया कहां से। इंपोर्टेड कार्स आई, वहां पे रेस वेस हुई, और जो कार आई उसमें से 2 नई गाड़ियां रैली में उन्होंने भाग नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया। आज की तारीख में वो जो गाड़ियां हैं इंपोर्टेड कार्स, वो असीम बाजवा साहब की, जनरल असीम बाजवा साहब के गैराज में पड़ी हुई है गाड़ियां। तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, उसमें जो टैक्स का लॉस हुआ, किसका हुआ? आपका। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, आर्मी चीफ इंडिया के, मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लिखने पढ़ने का अब जो कल्चर है पाकिस्तान में लगभग खत्म हो चला है। इंडिया के आर्मी चीफ ना 3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, सुजुकी गाड़ियां चलाते हैं। अगर कोई चंडीगढ़ में रह रहा है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल या आर्मी चीफ, तो ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ में दिल्ली के मुकाबले जमीन थोड़ी सस्ती है, तो उसने अपने लिए छोटा सा बंगला बना लिया। कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी चीफ है जिसकी 125 रेस्टोरेंट्स हैं, 150 रेस्टोरेंट्स हैं? कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी का जनरल है रिटायर्ड, जो कि मिडिल ईस्ट में जाके अपने धंधे कर रहा है, बिजनेस कर रहा है? कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जिसका बंगला है, जिसके हजारों एकड़ जमीन है बाहर? बताइए ना। कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जो बाहर जाके सेटल हो गया? आर्मी चीफ की बात कर रहा हूं। कौन है जो बाहर जाके सेटल हो गया? ठीक है, अगर किसी का बच्चा है, किसी आईटी कंपनी में प्रेसिडेंट है, जनरल मैनेजर है, जाते हैं छुट्टियों में अपने बच्चों से मिलकर वापस इंडिया आ जाते हैं। ये आप ही की फौज ने ठेका ले रखा है, पाकिस्तानी फौज ने। आपको तो बना दिया बेवकूफ, ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। आप लोग भी चढ़ गए घोड़े पे, हाथ में तलवार लिया, आपने भी बोला कि हम काफिरों को मारेंगे, काफिरों को काटेंगे, हम साहब काट डालेंगे। अरे तुम्हारी जेब कट गई, काफिर कटे ना कटे, तुम्हारी जेब जरूर कट गई। एंड आई थिंक यू डिजर्व योर आर्मी। वो जो आर्मी है ना, आप लोग डिजर्व भी करते हैं। आपको पाकिस्तानी फौजी, आई थिंक आप लोग डिजर्व करते हैं। जो एक बहुत मशहूर कहावत है कि
कौम जैसी होती है उसके ऊपर हुक्मरान वैसे ही मसलत कर दिए जाते हैं, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठते हैं। आई थिंक यू डिजर्व सच एन आर्मी। और इन लोगों ने क्या करा साहब कि सी पैक में इनको डाला। क्यों डाला सी पैक में? खानदानी पहले से पैसा है इनके पास असीम बाजवा के साथ। अब ये पहले करोड़पति थे, ये आर्मी के जनरल बनने के बाद अरबपति बन गए। अब इनको डाल दिया सी पैक में। मैंने जैसा बताया कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार हैं ये, राइट। पर सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, ये उस जनरल्स की फहरिस्त में इनका नाम था, उस सूची में इनका नाम था जो पॉसिबली अपसेट हो सकते थे कमर जावेद बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने के चलते। तो इनको खुश करने के लिए, एक तो बाजवा खुश करने के लिए उनको बोला कि आप सीपैक अथॉरिटी में जाएं, चेयरमैन बन जाएं। यानी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, मैं पाकिस्तानी आप लोगों को चैलेंज करता हूं। मेरा ओपन चैलेंज है, आप जानते हैं डिफेंसिव ऑफेंस का वीडियो है, मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं। सीपैक की जानकारी किसको है वो बताए, खुला चैलेंज करे सबके सामने और मुझे बोले कि मेजर साहब मेरे पास है सीपैक की पूरी जानकारी, कितना पैसा किसको जा रहा है, कौन से जनरल को कितना पैसा गया है, कितने पे कितना ठेका दिया है, कितने पाकिस्तानियों का बेनिफिट हुआ है, कितनी नौकरियां पाकिस्तानियों के लिए बनी हैं, कितनी नई फैक्ट्रियां बन गई हैं, पाकिस्तान जो यहां पे था सीपैक की वजह से वहां पे चला गया है। कोई हो जो एक बार बताए मुझे। मैं चैलेंज करता हूं, खुली चुनौती है आप लोगों को, खुली चुनौती है आप लोगों को। आप आए सामने बताएं साहब, फिर आप देखें कि आप लोग 4 सड़कें चीन ने बना ली, आप लोग खुश हो गए। क्या साहब क्या मोटरवे है, बिल्कुल मुलायम सा मोटरवे चल रहा है। वो मोटरवे नहीं है, वो कर्ज का कागज है जो आपको मुलायम से लग रहे हैं। ठीक है, पूछिए जरा अपने जनरलों से, आसिम बाजवा साहब से पूछिए, साहब हमारे मुल्क का जब बच्चा पैदा होता है, एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है, 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार होता है। वो जिस दिन वो पैदा होता है, एक एवरेज निकाल रहा हूं मैं पॉपुलेशन से डिवाइड करके, तकरीबन 19-20 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है। आप 19-20 करोड़ की पॉपुलेशन को जो टोटल आपने चीन से लोन लिया है, आपने हर जगह से लोन लिया, IMF से लोन लिया है, अब जरा पूछिए ना ऐसा क्यों है कि जिस पाकिस्तानी के घर में बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार है। ऐसा कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आपको हमसे नफरत है और नफरतें पालें। इंडियन आर्मी को आपका बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको स्टोरी सुनाई गई ना, लंबी लंबी अलिफ लैला की कहानियां कि हिंदू खा जाएगा, ये सब हिंदू ना कब खाया आपको, कब खाया आपको और क्यों खाएगा आपको? आपका मुल्क आपको मुबारक। आपके जब खुद के जर्नैल आपको खा रहे हैं, आप कहते हैं ना काफिर को काटेंगे, वो आपकी जेब काट रहा है, आपकी जेब काट रहा है आपका जर्नैल। आपको पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है। पूछिए बाजवा साहब से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या स्कैम करा था उन्होंने। आसिम बाजवा साहब की बात कर रहा हूं, पूछिए ना बाजवा साहब से, साहब वो गाड़ियां कहां से आई थी, ये 125 पापा जॉन के रेस्टोरेंट हैं, ये कहां से आए? उसके अलावा 125 के अलावा 25 और रेस्टोरेंट हैं आपके अमेरिका और कनाडा में चल रहे हैं, वो कहां से आए? आपका क्या काम है? आपको तो ये बोला था कि सरहदों की निगरानी आपको करनी है। आपको तो ये बोला था कि आप खाकी वर्दी पहने, मुल्क की वर्दी, पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान के आशीर्वाद से आपको वर्दी मिली है। आप सरहद की हिफाजत करें, पाकिस्तान का दिफा करें, यही उनका काम था। और एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आपका करियर आई मीन आप रिटायर हो जाएं, तो चुपचाप बैठें आप और मुल्क को आप सही रास्ते पे ले जाएं। इनका बेटा जूनियर बाजवा वो क्या कहता है कि जरदारी को छोड़ो, लीव इट टू द आर्मी। नवाज शरीफ के लिए क्या कहता है, आप ट्वीट देखिए इनके। जो पाकिस्तानी आर्मी के अफसर का बेटा होगा वो डेमोक्रेसी की बात थोड़ा ना करेगा। आप उसको ट्वीट देखिए, हैंग द गंजाज, यानी कि शहबाज और नवाज को फांसी के तख्ते पर लटकाओ, हैंग जरदारी, जरदारी को भी लटकाओ। यानी कि जो लोगों के वोट से जीत कराया है, लोगों के कॉन्फिडेंस से, उनको टांगो। तो उसने गलत क्या कहा? वही तो आपके मुल्क का दस्तूर है भाई। बेनजीर के बाप को फौज ने आपकी टांगा था, तो असीम बाजवा साहब का बेटा क्या गलत कह रहा है? वही ये कह रहा है कि जैसे भुट्टो को टांगा है, जरदारी को टांगो, नवाज शरीफ को जान से मार दो, शहबाज शरीफ को मार दो। ये कह रहा है, वो करता रहेगा। वो इनकी सिखलाई ये है, जो इलेक्टेड है उसको फांसी पे चढ़ाओ, जो सेलेक्टेड है, जो दुम हिलाता रहता है आर्मी जर्नलों के आगे पीछे, उसको सलाम करो, क्योंकि वो आपका नैरेटिव को सूट करता है, वो आपका काम करता है। तो साहब
जिसको जैसी फौज जो कौम डिजर्व करती है उसको वैसी फौज मिल जाती है और मिल गई। दोस्तों, आपके एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर मतीन साहब, उनका ट्वीट है, मैं पाकिस्तानियों को कोट कर रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, उनका ट्वीट है, I say this on record, but our media activists are so scared of saying this in public. Come on, guys, say it. We are being controlled by agencies. We get calls from ISPR, what we can say and what we can't. I am jobless because I said no. Will you say it? ये कहते हैं कि क्यों आपको इतनी दिक्कत है, मेरे मीडिया वाले दोस्तों जो सहाफ़ी हैं, उनको क्यों इतनी परेशानी है बोलने में? ये साफ साफ लफ्ज़ों में क्यों नहीं कहते कि ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो कि इदारा है पाकिस्तानी आर्मी का, वो हमें कंट्रोल करता है, वो हमें बताता है कि आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। वो कहता है कि साहब आप ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, और अगर जो नहीं बात मानता फिर उसके साथ बुरा सलूक होता है, यानी कि किसी को गायब कर दिया जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है। आप लोग कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आप लोगों को यह कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि साहब कश्मीरियों की आवाज इंडिया ने बंद कर दी, लॉकडाउन कर दिया। आप 9 बजे इंडिया का कोई भी चैनल खोल के देखें, मेरा ताल्लुक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से है, आप 9 बजे कभी भी देखें, हफ्ते में 2 या 3 दिन डिबेट होगी, जहां पे जो कश्मीरी पैनलिस्ट हैं वो खुल के अपनी बात कर रहे हैं। उनको इंडियन आर्मी के खिलाफ बात करनी है, वो बात कर रहे हैं। उनको किसी के भी खिलाफ बात करनी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करनी है, अमित शाह के खिलाफ बात करनी है, खुल के कहते हैं, वो डंके की चोट पे कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि वो बहादुर हैं, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको इजाजत देता है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप बताइए कौन सा ऐसा जर्नलिस्ट है जिसको हमारी सो कॉल्ड एजेंसीज ने उठा लिया? जर्नलिस्ट कश्मीर में वही मरता है जो टेररिस्ट के खिलाफ बोलता है, जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ बोलता है। तो आपको भी एक बात समझ लेनी चाहिए, आपका जो मुल्क है उसको बहुत जरूरी है अपना किबला दुरुस्त करने का, क्योंकि जहां पे मीडिया फ्री नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया का मीडिया परफेक्ट है, इंडिया के मीडिया में 100 बुराइयां हैं, लेकिन यह बात सच है, आर मीडिया इज लार्जली फ्री। किसी जर्नल की हिम्मत नहीं है कि फोन करके किसी को बोल दे कि कल तुम ये खबर दोगे, ये खबर नहीं दोगे। आपका DGISPR क्या करता है? टोटल मीडिया मैनेजमेंट। आपका DGISPR खुलेआम जर्नलिस्ट को धमकी देता है। और जब साना बूचा जो सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने सवाल पूछा फौज से, तो आसिफ गफूर साहब, आपके पुराने जो DGISPR थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारी पेमेंट रह गई हो, मैं तुम्हारी पेमेंट दिलवा देता हूं। ये खुल के एक लेडी को बोल रहे हैं, लेडी जर्नलिस्ट को बोल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया है सोल्ड मीडिया। इनका यह कहने का मतलब है कि साना बूचा, तुमने कहानी लिखने के लिए हमसे पैसा लिया है, यानी पाकिस्तानी आर्मी से पैसा लिया है, तुम्हारी जो कलम है वो बिकाऊ है। और यही चीज आमिर मतीन साहब बोल रहे हैं कि जो मना कर दे बिकने के लिए, ही इज जॉबलेस। आमिर मतीन साहब के मैंने कई इंटरव्यूज देखे, आज की तारीख में कह रहे हैं मैं सड़क पे आ चुका हूं, मैं जॉबलेस हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इनके सामने सर नहीं झुकाया। तो मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों से यह बोलना चाहता हूं कि साहब आपका बुरा हाल पता है क्यों है? एक तो हिंदू और इंडिया नफरत, दूसरी आपके हीरोज इतने घटिया हैं ना, पाकिस्तानी हीरोज इतने घटिया हैं। अब्दाली और गजनवी और ये कमर जावेद बाजवा और रहील शरीफ, ये तो आपके हीरो हैं। सारे जंगजू फौजी जर्नल आपके हीरो। अरे भाई, बड़ी मशहूर कहावत है पंजाबी की कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। यही आपकी फौज की सच्चाई है। कहां हैं वो लोग जो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पढ़ते थे? कहां हैं वो लोग जो हबीब जालिब की कस्में खाते थे? फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। आपकी ज़ुबान को क्या हो गया? क्यों चुप बैठे हैं आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, आपसे, आप जो शायद अपने मोबाइल फोन पे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बोलते सुन रहे हैं, आपकी जबान कहां गई है? अब्दुल सत्तार रेदी कहां गए? उनका नाम लेने वाले पाकिस्तान के इतने बड़े हीरोज हैं आपके। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम कहां गए? उनका नाम लेने वाले नहीं। आपको ऐसे लोग पसंद ही नहीं हैं। आपको पसंद है परवेज मुशर्रफ, जो ये कह दे कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर मैंने घोड़े दौड़ा दिए, फिर डंडे खा के वापस भाग गया, अब बाहर लंदन में बैठा है, वो बात अलग है। दुबई में घर है, लंदन में प्रॉपर्टी है, अरबों डॉलर का मालिक है वो। ये ऐसे आपके हीरोज हैं और आप डिजर्व करते हैं ऐसे हीरोज। ये सही है बिल्कुल आपके, आपने बिल्कुल ठीक चुना, क्योंकि इन लोगों को पता है
कि जो कौम कॉन्फिडेंट नहीं होती, जिस कौम को पता है कि हमारा मुल्क जो एक नजरियाती तौर पे खोखला है, तो उस कौम के साथ यही होता है। और पाकिस्तान नजरियाती तौर पे खोखला है, इसीलिए कोई भी जर्नैल, कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आपका फायदा उठा लेता है और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आप इसलिए कुछ नहीं कर पाते, करें क्या? इंडिया खा जाएगा, हिंदू हमारे ऊपर काबिज हो जाएगा, जर्नैल आएंगे बचाने के लिए। ये जर्नैल ने बचाया नहीं, इन जर्नैलों ने आपको दिया है कराची शहर में लंबे लंबे लाइनें पानी के लिए। इन्होंने दी हैं 10-10, 12-12, 18-16 घंटे की लोड शेडिंग। पाकिस्तान का पासपोर्ट अब एक गाली बन के रह गया है इमिग्रेशन काउंटर्स पे। ये आपके जर्नैलों की देन है। तो इस बार मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, आपका पूरा हक है, क्योंकि मैंने एक ट्वीट कर दिया कि साहब आसिम बाजवा ने चोरी करी है और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसने 10-15 प्रॉपर्टी की लिस्ट दी, मैंने 150 प्रॉपर्टीज़ की और लिस्ट दे दी। जाइए इंटरनेट पे चेक करिए कि आपके जनरल क्या कर रहे हैं, आपका कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ क्या चल रहा है। और देखिए, जिस मुल्क में मीडिया फ्री नहीं है ना, अगर आपके यहाँ मीडिया गुलाम है तो समझ लीजिए आप भी गुलाम है। क्योंकि मीडिया अच्छा हो बुरा हो, इंडिया का भी मीडिया कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बोलेंगे साहब इंडिया का मीडिया कोई बहुत बड़े तीर मार रहा है। लेकिन यह बात सच है कि कोई जर्नल यहाँ पे रात को 2 बजे ना दरवाजे नहीं खटखटाता फौजियों से कि ज़रा उसको सेट करना बहुत आजकल बोल रहा है। आपके मुल्क में यही चलन है, तो आपको आपका मुल्क मुबारक। आखिरी में मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताता चलूं कि आसिम बाजवा साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने 10-15 दिन पहले 3 करोड़ रुपए की एसयूवी खरीदी है। 3 करोड़ रुपए की एक आर्मी के जनरल ने 3 करोड़ की एसयूवी खरीदी है। तो जब वो एसयूवी आप सड़क पे देखें ना, दौड़ते हुए अंदर बाजवा साहब बैठे हैं, तो जब आप बाजवा साहब को सलाम पेश करेंगे तो मन में एक सुकून जरूर होगा कि आपके बच्चे ने जो 1 रोटी कम खाई है ना, उसका पैसा भी उस एसयूवी में गया है। ध्यान रखिएगा जो मैं बात आपसे कह रहा हूं। और बाकी नफरत करने के लिए भाई हिंदू है ही, इंडिया है ही, खूब नफरतें करिए और खूब देखिए 3 करोड़ की एसयूवी कैसे सी पैक की सड़कों पे सरपट दौड़ती है। जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जैसे देखा कि मेजर गौरव वारबिया पाकिस्तान को एक पब्लिक के साथ बात कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कैसे करप्शन की जा रही है और कैसे होती है। ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में करप्शन इंतहा की करप्शन है और पाकिस्तान पे कर्जा बढ़ता जा रहा है आस्ता। जो पाकिस्तान पे बहुत ही मतलब कि जो जैसे उन्होंने बताया कि जब भी पाकिस्तान में कोई न्यू बेबी बोर्न होता है, पैदाइश होती है नए बच्चे की, तो उस पर इतना कर्जा चढ़ जाता है पैदा होते ही। तो ये भी बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। और पाकिस्तान पे जो ये करप्शन के अनबार लगे जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान पे कर्जे के अनबार लगे जा रहे हैं, ये भी हमारे हुक्मरानों की वजह से है। और आपने देखा होगा और आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े सियासतदान या फौजी रिटायर जितने भी हैं, इनके अपने बच्चे कभी भी अपने मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई भी दुनिया की कंट्री है, वो अपने मुल्क में नहीं रहेंगे। वो अपने मुल्क से बाहर जाके उनकी स्टडी भी, उनका खाना पीना, हर चीज़ उनका बाहर, पहनना, उन्होंने हर चीज़, उनकी लाइफ सारी बाहर। और हम जो इस मुल्क के बशिंदे हैं, मिडिल क्लास, वो अपने मुल्क में रहेंगे और उन्हों का सब कुछ इधर ही है, खाना पीना, उनका रोज़गार, सारा कुछ अपने मुल्क में ही होता है। ठीक है, जैसे ये बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। तो इसको करप्शन को रोकने के लिए हम जो लोग हैं, हमें ही आवाज़ उठानी चाहिए। और डेमोक्रेसी में जो ये होता है कि हर इंसान जवाबदेह होता है अपनी पब्लिक को, चाहे वो गवर्नमेंट से है या फौज से है। अगर डिक्टेटरशिप हो तो वो तो अलग बात है। अब डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान में और दुनिया में जैसे होती है, तो हर इंसान को अपना जवाबदेह होना चाहिए, अपने आप को क्लियर करना चाहिए,
आवाम के आगे और लोगों के आगे जो उसकी कंट्री के हैं, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के मुलाजम रह चुके हैं, इनको खुद को क्लियर करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको क्लियर करना चाहिए पब्लिक के आगे और गवर्नमेंट्स के दूसरे अदारे जैसे सुप्रीम कोर्ट है उधर जाके। तो मुझे ये वीडियो देखकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली, और आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और तब तक के लिए दें इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखें, मगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में पीस और लव बढ़ जाए। तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।